हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्य एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम साइंस हम पढ़ रहे थे और साइंस में हम फिजिक्स कंप्लीट कर रहे थे। और फिजिक्स के हमारे दो वीडियो हमारे आ चुके हैं। तो जो भी दोस्त हमारे दो वीडियो ना देखे हों वो फटाफट जाके हमारे हमारे चैनल पे जाइए और दो वीडियो फटाफट आप कंप्लीट मतलब उनको आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको उसी से आप रिलेट करते हुए आप सारे वीडियो आप देखते चले हुए आएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरी वीडियो में। फिर आपसे 2 मिनट हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा ऐसी चीज है, ऊर्जा ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हम लेते हैं तो उसको हम नष्ट कर देते हैं या खराब कर देते हैं, तो ऐसा ऊर्जा के साथ नहीं है। ऊर्जा को हम नष्ट ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना तो उसको हम उत्पन्न ही कर सकते हैं। उसको एक रूप से दूसरे रूप में उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमारा परिवर्तन देखिए कैसे होता है, जो हमारे एग्जामों में आता है। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा आपका कैसा ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। लेकिन ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। डायनामो आपका है तो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। विद्युत मोटर है तो विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। माइक्रोफोन आपका है तो ध्वनि ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा से आप विद्युत ऊर्जा में ये आपका परिवर्तित हो जाता है। लाउड स्पीकर आपका है, ये क्या, लाउड स्पीकर आपका विद्युत ऊर्जा है और आपका ध्वनि ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाता है। सितार आपका क्या है, सितार आपका यांत्रिक ऊर्जा है जो आपका ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। भाई सितार एक यंत्र है नहीं, तो अगर सितार आपका यंत्र है तो यांत्रिक ऊर्जा से वो किस, ध्वनि ऊर्जा में आपका परिवर्तित हो जाता है। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, हीटर हो गया, ये आपके कैसे हैं, ये आपका विद्युत ऊर्जा है जो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। अगला क्या है, मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है, मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक ऊर्जा है जो प्रकाश ऊर्जा में आपके परिवर्तित हो जाता है। कोयला का जलना क्या है, कोयला का जलना भी आपका रासायनिक ऊर्जा है जो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश विद्युत सेल आपका रासायनिक ऊर्जा है जो आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इंजन आपका क्या है, इंजन आपका ऊष्मीय ऊर्जा है जो आपका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। एक चीज और देखिए, रासायनिक ऊर्जा वो होती हैं जो आपको एक नया चीज बना के दे दें, उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। उससे उसको एलिमेंट को तोड़ करके जो भी आपकी चीज है उसमें से नया परिवर्तित कर दे। जैसे आपका अंडा है तो अंडा को बना करके हमने ऑमलेट अगर बना दिए तो हमारा कौन सा परिवर्तन, हमारा केमिकल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपका मोमबत्ती का जलना है तो मोमबत्ती जल करके पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपका कैसा परिवर्तन है, रासायनिक आपका परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल जो हमारा होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब अगला क्या है, अगला है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। किसे हम कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल, जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यदि इनमें से एक वस्तु पृथ्वी हो तो इसे गुरुत्व कहेंगे, पृथ्वी को हम क्या कहेंगे, इसको हम गुरुत्व कहेंगे, ठीक है। अब गुरुत्व क्या होता है, यह वह आकर्षण बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, ठीक है। पृथ्वी, जैसे हम क्या करते हैं, गेंद है या कोई चीज़ है उसको हम ऊपर जब फेंकते हैं तो ऊपर से वो नीचे की तरफ आती है, तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए वो नीचे आते हैं, ठीक है। गुरु गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराई जाती है और जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, इसी वेग के परिवर्तन के दौर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी इसी को हम त्वरण कहते हैं। जैसे हमने ऊपर कोई गेंद फेंकी या कोई चीज़ हमने ऊपर फेंकी तो वो चीज़ है ऊपर, जैसे वो ऊपर जाएगी और ऊपर से फिर वो जैसे नीचे आएगी तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी स्पीड जो है बढ़ती हुई चली जाएगी, और इसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, इसी स्पीड को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी स्पीड को त्वरण कहते हैं।
त्वरण मतलब ये होता है कि एक्सीलेटर मान लीजिए, त्वरण का मतलब होता है एक्सीलेटर। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में एक्सीलेटर में अगर आपने पैर रख दिया तो गाड़ी क्या होती है, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। और जब उस स्पीड को हमको ब्रेक लगाना पड़ जाए और गाड़ी की स्पीड कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम साइंस की भाषा में उसे मंदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसी को हम मंदक बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको त्वरण और मंदक में आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है, अगला है जब वस्तु इसे अपनी ओर खींचती है तो गुरुत्वीय त्वरण हर सेकंड उसकी गति क्या हो जाती है, 9.8 मीटर सेकंड बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 9.8 मीटर सेकंड होती है। अब अगला क्या है जो आपके एग्जाम में आता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, ठीक है। जी का मान कितना होता है, जी का मान जो होता है 9.8 मीटर सेकंड आपका, वही जितना नीचे खींचने में वो बढ़ती है। और विषुवत रेखा में जी का मान क्या होता है, कम होता है। तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला हम आएंगे यूनिट पे। यूनिट हम पढ़ेंगे, राशियाँ यूनिट कितने प्रकार की होती हैं। तो राशियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं राशियाँ, राशियाँ आपकी दो प्रकार की होती हैं। ये वो राशि नहीं है गोपी और राशि वाली, ये राशियाँ आपकी साइंस की है जिसे हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है, एक मूल मात्रक होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक होता है, ठीक है। कौन सा, एक मूल मात्रक, मूल राशि कौन सी होती, तो मूल राशि होती है वो राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे, उसे मूल राशि कहते हैं, जो स्वतंत्र होती है, ठीक है। मूल राशि होती है मतलब इसको व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपको सिंपल भाषा में ये समझाया जाए, जैसे हिंदी में हमारे स्वर होते हैं, तो स्वर ऐसे होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार मूल राशि भी ऐसी चीज़ है जिनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसकी और मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, मूल राशियों की संख्या 7 होती है और सह मूल राशि की संख्या 2 होती है, ठीक है। उत्पन्न राशि क्या होती है, वो स्वतंत्र नहीं होते, इसको मिलकर बनाए जाते हैं। मतलब जो व्युत्पन्न राशि होती है इसको किसी की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब इसके साथ एक मूल राशि जरूर होगी, या हाँ एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि, इससे मिलकर मतलब दो से मिलकर ये बना होगा, ठीक है। उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। जैसे आपके व्यंजन हो तो व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मूल राशि हमारी कितनी, 7 हमने बताई। अब 7 कौन कौन सी होती है आपका, देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ। और सह मूल राशि आपकी 2 बताई गई, समतल कोण और ठोसी कोण हो जाएगा। अब इसके मात्रक हम लेते हैं। तो लंबाई के मात्रक आपका मीटर होता है, क्या होता है, मीटर से। लंबाई को हम किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं। द्रव्यमान मास को हम किससे मापते हैं, मास को हम मापते हैं किलोग्राम से। समय को हम सेकेंड से मापते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर से मापते हैं। ताप को हम केल्विन से मापते हैं। ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला से मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम मोल से मापते हैं। समतल कोण को हम रेडियम से मापते हैं और ठोसी कोण को हम स्टेरेडियम से मापते हैं। किससे मापते हैं, स्टेरेडियम से। अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि हम कहते हैं जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो, जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अदिश राशि में है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि जो होती है उसे व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दिशा की भी पड़ती है और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है। अब अदिश राशि, अब देखिए आपका पूछता क्या, अदिश राशि में आपकी जो अदिश राशियां हैं उनको पूछा करता है, इसमें से कौन सा अदिश राशि। अगर 3 अदिश राशि दे दी, एक सदिश राशि दे दिए, तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा अदिश राशि नहीं है, इसी प्रकार का। तो आपके सारे अदिश राशि और सारे सदिश राशि अब आपको कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। देखिए अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं, हमारा ट्रिक है उसका दाल
MSc से आता है। क्या है हमारी ट्रिक, उसका दाल जो है MSc से आता है। तो उस आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा, सा से आपका समय, का से आपका कार्य, दा से आपका दाब, ला से आपका लंबाई, एम से आपका मास हो जाएगा, मास मतलब द्रव्यमान, एस से आपका स्पीड हो जाएगा, सी से आपका करंट हो जाएगा मतलब विद्युत धारा हो जाएगा, और आ से आपका आयतन हो जाएगा, ता से आपका ताप हो जाएगा। ये सारे आपकी अदिश राशि हैं। कौन सी राशि, अदिश राशि। कौन कौन सी होगी, देखिए ऊर्जा हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, विद्युत धारा, और आयतन ताप आपका हो गया। अब सदिश राशि कौन सी होती है, अब सदिश राशि की तो कोई ट्रिक नहीं है। तो आपको सदिश राशि इतना आप समझ लीजिए कि जिस भी शब्द के साथ वा आए, क्या आए, वा आए, वो आपकी ज़्यादातर मतलब 99% जो है वो आपकी सदिश राशि होंगी। क्या है, वा जिसमें आए वो आपकी सदिश राशि होंगी। कौन सी राशियाँ होंगी, सदिश राशि होंगी। जैसे आपका क्या हो गया, वेग हो गया, देखिए विस्थापन हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गया। ये देखिए इनमें सब में वा आया है, तो ये आपकी कौन सी राशि है, सदिश राशि आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या है, भार और द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा जो कभी नहीं बदलती। द्रव्यमान हम उसे कहते हैं कि पदार्थ की वह मात्रा जो कहीं नहीं बदलती, उसको आप चाहे जहाँ ले जाइए। अगर आप एक वस्तु को नीचे से ऊपर भी ले जाते हैं, आसमान सौरमंडल में ले जाते हैं, या आप चंद्रमा में ले जाते हैं, तो कहते हैं चंद्रमा में अगर पृथ्वी से कोई चीज़ ले जाती है तो उसका भार 1/6 जो हमारा कम हो जाता है, मतलब उसका भार जो है उसका परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसका मास नहीं परिवर्तन होता। मास मतलब उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान सबका, उसको कहीं भी ले जाइए द्रव्यमान उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, उसका भार बदल जाएगा लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो भार क्या होता है, भार बदल जाता है, पर किसी ग्रह पर कम तो किसी ग्रह पर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है, दूरी किसे कहते हैं। दूरी या दूरी विस्थापन। विस्थापन होता है किन्हीं दो स्थानों में कम से कम की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, कोई, ये देखिए एग्जाम्पल से बताया गया है, कोई है राम है, तो राम आपका यहाँ से चला, यहाँ से वो पहले कितना आपका 3 किलोमीटर, आपका कहाँ आया, 3 किलोमीटर सीधा आया। आप ये कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर वो अपने सीधे चला। फिर इसके बाद क्या किया कि उसने अपने बाएं लिया और बाएं वो 4 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला। अब उसको अगर अपने घर फिर से दोबारा पहुंचना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, अब अगर रास्ते रास्ते जाएगा तो आपका 3 किलोमीटर ये चला और 4 किलोमीटर ये चला, तो हमारा कितना 7 किलोमीटर वो चला। ठीक है, लेकिन विस्थापन कहते, विस्थापन का मतलब होता है कि जैसे गांव की भाषा में कहते नहीं कि अरे यार सीधे सीधे नहीं चलें, का कटवा चला जाए। कटवा मतलब कोई तरकीब ऐसी निकाला जाए कि जल्दी से जल्दी हम घर पहुंच जाएं। ऐसे हम बचपन में क्या करते थे कि अगर कोई लंबे रास्ते जाना हो तो रास्ते से नहीं जाते थे, खेत खेत से निकल के जाते थे। कोई रास्ता अगर बना है, पैदल हमको जाना होता था, तो हम रास्ते रास्ते नहीं जाते थे, हम क्या करते थे, जल्दी पहुंचने के लिए बीच खेत खेत से हम निकल के जाते थे कि ऐसे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसी को हम विस्थापन कहते हैं। किसी चीज़ कहीं जाने का जल्दी वाला रास्ता जो होता है हमारा, शॉर्टकट वाला रास्ता जो हमारा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ वो चलेगा तब इस पर हम ट्रिक लगाएंगे, तो इस पर क्या होता है, इसका होता है 3+4 स्क्वायर बराबर, अब इसके जितना आएगा तो 3 त्रिकाई 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ये आपका 25 हो गया। और 25 का स्क्वायर कितना होता, 5 किलोमीटर। मतलब अगर वो यहाँ से यहाँ ऐसे अगर वो कटवा चलेगा या कोई जुगाड़ से ऐसे ऐसे चलेगा, जल्दी एक रास्ता निकाल लेगा अपने से, तो ये कितने किलोमीटर का हो जाएगा, ये आपका 5 किलोमीटर का हो जाएगा। तो कितने किलोमीटर उसका बच गया, 2 किलोमीटर इसका आने का जाने का इसका बच गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है,
तो विस्थापन आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है, अगला है चाल और वेग किसे कहते हैं। चाल किसी निश्चित समय चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। जैसे हम 1 घंटे में इतने किलोमीटर चले तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम चाल कहेंगे, ठीक है। वेग क्या होता है, वेग होता है कम से कम दूरी में लगा गया समय, कम से कम दूरी पे लगा हुआ समय, उसे हम वेग कहते हैं। और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्वरण कहते हैं। घर्षण बल क्या होता है, संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं के मध्य एक कार्य करता है। क्या होता है, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है। क्या करता है, उसके बल का विरोध कर, उसकी गति का विरोध करता है। किसका, उसकी गति का विरोध करता है। उसी को हम कौन सा, उसे हम घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। इसकी गति हमेशा वस्तु की गति के विपरीत रहेगी। क्या रहेगी, इसकी गति जो रहेगी वस्तु की गति के विपरीत रहेगी, ठीक है। तो घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, हमारे घर्षण बल जो होते हैं वो 3 प्रकार के घर्षण बल होते हैं। आप एग्जाम में अगर पूछे घर्षण बल कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला कौन सा होता है, स्थैतिकी घर्षण बल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सर्पी घर्षण बल, और तीसरा आपका लोटनिक घर्षण बल होता है। तो आपका स्थैतिकी घर्षण बल क्या होता है, बल लगाने पर भी वस्तु ना हिले। अगर हम कहीं बल लगा रहे हैं वो वस्तु ना हिले तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थैतिकी घर्षण बल। स्थैतिकी मतलब स्थिर है, ठीक है। कोई घर्षण बल स्थिर है तो उसे हम स्थैतिकी कहेंगे, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल के लिए कोई ये दीवार खड़ी हुई है, अब इस दीवार पे आप आ करके अपना बल लगा रहे हैं तो ये दीवार हिलेगी, दीवार आपकी नहीं हिलेगी। तो इस पे लगाया गया जो हमारा बल है, ये कौन सा बल हमारा हो जाएगा, स्थैतिकी घर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण क्या है, बल लगाने पर जब वस्तु थोड़ी सी खिसक जाए या हिले, बल लगाने पर जब कोई वस्तु थोड़ी सी खिसक जाए या हिले। जैसे क्या हुआ था, जैसे कि आप एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे को, या आप ही हैं, आप क्या करते हैं कि आप 50 kg के हैं और आपको बोला जाए कि आप एक काम करिए, 1 कुंटल का भार उठाइए, 1 कुंटल का आप वेट उठाइए। तो 1 कुंटल का वेट उठा तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसको आप क्या कर लेंगे, उसको आप थोड़ा खिसका देंगे या हल्का थोड़ा इधर से उधर कर देंगे। तो इसी को हम सर्पी घर्षण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बल लगाने पर जब वस्तु थोड़ी सी खिसके या उसको आप थोड़ी सी हिले तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप सर्पी घर्षण कहेंगे। लोटनिक घर्षण बल क्या होता है, लोटनिक घर्षण बल होता है जब बल लगाने से वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती चली जाए, ठीक है, दूसरी सतह पर लुढ़कती हुई चली जाए, उसे हम क्या कहें, या जिसे हम एक साधारण रूप से एक जगह से दूसरी जगह उसको हम ढकेल सके, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम लोटनिक, मतलब लौटते हुए चली जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लोटनिक कहेंगे, लोटनिक घर्षण बल कहेंगे। नोट क्या है, घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, सतह पर निर्भर करता है। किसमें करता है, क्षेत्रफल पर घर्षण बल जो हमारा है वो निर्भर नहीं करता है, किसमें निर्भर करता है, सतह पर। सतह मतलब जमीन पर, कि किस प्रकार की जमीन है, ठीक है, ढाल वाली जमीन है कि समतल जमीन है, और क्षेत्रफल उसका कुछ भी हो, ठीक है, एरिया उसका कुछ भी हो, उस पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी सतह पर निर्भर करेगा, उसकी फर्श कैसी है, ठीक है। अगला क्या है, अगला आपका अपकेंद्री बल क्या होता है, जो बल अंदर केंद्र की ओर कार्य करे, किधर करे, जो बल अंदर केंद्र की ओर कार्य करे उसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमना, इसमें आपका क्या होता है, अभिकेंद्री बल होता है। तो आप ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपका पूछता है कि इसमें कौन सा बल लग रहा है। तो ग्रह के सूर्य के चारों ओर घूमना, ये आपका कौन सा, अभिकेंद्री बल काम करता है। और अपकेंद्री बल किस में लगता है, सबसे ज़्यादा आपका यही पूछा जाता है, अपकेंद्री बल। जब बल बाहर की ओर कार्य करता है तो बाहर की ओर ढकेलता है, क्या करता है, बाहर की ओर ढकेलता है, उस पर आपका क्या काम करता है, उस पर आपका अपकेंद्री बल काम करता है। जैसे कपड़े धोने की मशीन में कपड़े साइड में बाहर की ओर, ठीक है, साइड में बाहर की ओर होते हैं, इसीलिए उस पर कौन सा कार्य करता है, कपड़े धोने की मशीन। आप ये समझिए कि
कपड़े धोने की मशीन में अब केंद्रीय बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? अब केंद्रीय बल काम करता है। अब आपका गुरुत्व केंद्र क्या होता है? चलिए हम आपको सिंपल भाषा में गुरुत्व केंद्र हम आपको समझाते हैं। गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है सेंटर ऑफ प्रोविटी। क्या होता है इसका मतलब? इंग्लिश में इसे हम सेंटर ऑफ प्रोविटी कहते हैं। सब समस्त वस्तुओं का गुरुत्व बिंदु वह बिंदु है जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता है। ठीक है, गुरुत्व बल क्या होता है? गुरुत्व बल जो होता है उसे हम कहते हैं कि जिसका समस्त भार काम करता है, जिस बिंदु पर समस्त भार उसका काम करता है, उसी को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका किसी क्षण पर, या आप एग्जाम्पल से ये समझिए, आप खड़े हैं सीधा सीधा, अब आपको ऐसे आप एक साइड से, मतलब आप जैसे, ये कोई आदमी है, ठीक है, मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई आदमी है। ठीक है, ये ये कोई आदमी है। अब ये आदमी जो है इसको इधर झुकना है, इधर झुकना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। मान लीजिए ये आप, उसकी नाभि जो है सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो जब वो इधर की ओर झुकेगा तो इसका पैर जो है, अब देखिए इसका सेंटर पॉइंट आपका यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ आपका आ रहा है। ठीक है, तो इसका पैर जब तक ये एक साइड से पैर उठाएगा और इस सेंटर पॉइंट के जब इधर आ जाएगा तब ये आदमी गिर जाएगा। ठीक है, इधर गिर जाएगा, इसका मतलब ये गुरुत्व केंद्र से बाहर आ चुका है अपने, और जब तक इसके सेंटर के बीच में रहेगा तब तक आदमी नहीं गिरेगा। ठीक है, तब तक वो गुरुत्व केंद्र, इसीलिए पीसा की मीनार जो है वो गुरुत्व केंद्र से होके जाती है, अभी वो ऐसे झुकी रहती है, वो गिरती नहीं है। हमको लग रहा है कि पता नहीं भगवान, हाँ, भगवान को कोई माया है या किस प्रकार से ये नहीं गिरे, तो वो इसलिए नहीं गिर रही है क्योंकि उसकी वो क्या है कि वो गुरुत्व केंद्र के अंदर है अभी। चलिए, कौन कौन सी चीज का गुरुत्व केंद्र हमारा होता कहाँ है? किसी क्षण का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है? उसके केंद्र पर होता है। ठीक है, जैसे कोई छड़ है, ये मान लीजिए ये उसकी, ये कोई छड़ है। अब इसका जो केंद्र वाला बिंदु होगा, मान लीजिए ये बीच वाला है, तो यहाँ आपका गुरुत्व केंद्र होगा। इसका इसको पता करने के लिए आप इसको कैसे पता करेंगे? तो आप कोई छड़ लीजिए या आप कोई डंडी लीजिए, उसका गुरुत्व केंद्र आपको अगर आपको पता करना हो तो आप उसको अपनी उंगली में रखिए। हाँ, इसमें रखेंगे आप अपनी उंगली में, ये मान लीजिए आपकी उंगली है, इस पे आप रखेंगे अपनी एक छड़ को, तो छड़ जहाँ पे उंगली रखने पे रुक जाए, जैसे आप ऐसे करके उंगली पे आप छड़ को रखते हैं, जहाँ पे वो टिक जाए, रुक जाए, तो वही समझ लिए वही उसका गुरुत्व बिंदु है। ठीक है, क्या उसका गुरुत्व बिंदु है? अब आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसको करके एक बार देख भी लीजिएगा। किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज का गुरुत्व बिंदु क्या होता है? तो उसकी माध्यिका होती है। क्या होती है? उसकी माध्यिका होती है। आयताकार ठोस का गुरुत्व बिंदु क्या होता है? विकर्णों को काटने में जो होता है, आयताकार। वृत्त का गुरुत्व बिंदु क्या होता है? वृत्त का गुरुत्व बिंदु भी उसका केंद्र होता है। आपका खोखले शंकु का गुरुत्व बिंदु क्या होता है? तो खोखले शंकु का गुरुत्व बिंदु आपका आधार से 1/3 ऊंचाई पर होता है। क्या होता है? आधार से 1/3 ऊंचाई पर होता है। ठोस शंकु का गुरुत्व बिंदु क्या होता है? आधार से 1/4 ऊंचाई पर होता है। और समानांतर चतुर्भुज का गुरुत्व बिंदु उसके विकर्णों की कटाव पर होता है। इसमें होता है उसके विकर्णों के कटाव पर होता है। अब अगला क्या है? व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर क्यों झुकता है? ठीक है, अगला क्या है? पहाड़ से नीचे उतरते समय पीछे की ओर क्यों झुकता है? अगर वो कोई व्यक्ति है या आप ही हैं, तो आप जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आपका झुकाव आगे की तरफ होता है। किस तरफ होता है? आगे की तरफ होता है। वहीं जब आप नीचे उतरते हैं तो आपका झुकाव किस तरफ होता है? पीछे की तरफ होता है। तो ये किस कारण से होता है? गुरुत्व केंद्र के कारण होता है। किसके कारण? गुरुत्व केंद्र के कारण होता है। ठीक है, अगला क्या है? अगला, जब तक गुरुत्व बिंदु उस वस्तु के आधार से होकर गुजरता है, वस्तु क्या रहती है? वस्तु आपकी संतुलित रहती है। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको समझाया कि एक मनुष्य जब एक साइड की ओर झुकता है तो उसका गुरुत्व बिंदु पर वो जब तक रहेगा तब तक वो अपने आप को संतुलित रखेगा, और जैसे ही वो अपने गुरुत्व केंद्र सेंटर से हटेगा, आपका सेंटर क्या है? ये समझ लीजिए कि आपका जो नाभि वाला केंद्र, उसके नीचे से जो आपका है उसको आप समझ लीजिए, उससे
जैसे आपका पैर बाहर जाएगा आप पट्ट दे गिर जाएंगे, ठीक है, आप एक साइड में गिर जाएंगे। जब गुरुत्व बिंदु आधार से बाहर हो तो वस्तु क्या हो जाती है, आपका वस्तु असंतुलित हो जाती है। जैसे आपका पीसा की दीवार की अभी हमने एग्जाम्पल बताया है, तो पीसा की मीनार झुकी होने के बाद भी खड़ी है क्योंकि उसका गुरुत्व बिंदु जो है अभी भी उसके आधार से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, उसके आधार से होकर गुजरता है। अगला क्या है, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान आपका 0 होता है। यदि पृथ्वी के आर पार एक छेद कर दें तब उसकी एक गेंद छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। क्या होगा, कभी वो बाहर नहीं निकलेगा। एक दूसरे सिरे के बीच चलती रहेगी दोलन गति करते हुए, ठीक है, वो क्या करते हुए, एक दूसरे सिरे के बीच चलती रहेगी दोलन गति करते हुए। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला चैप्टर हम लिफ्ट से, या अगला वीडियो आपका लिफ्ट से आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना ना भूलिएगा। ऐसे ही हम आपके फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका बायो हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, ऐसे ही नोट्स जो आपके एग्ज़ाम में जो आप पैड, ये आपकी पैड बैच की आपकी नोट्स है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कुछ दोस्त हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप हमसे नहीं जुड़ेंगे और हमारी वीडियो आपके पास आएगी नहीं। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप ही के पास आता है और आप इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना ना भूलिए। आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।